रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी डीएनए का फोटोकॉपी। जैसे आप अपनी फोटो खिंचवा लेते हो तो आपकी प्रतिलिपि बन जाती है, और अपनी प्रतिलिपि, और कई बार मानो मैं अपनी प्रतिलिपि के रूप में, जैसे आपके माता पिता उस प्रतिलिपि के रूप में तुम लोगों को भेज दिया, हमको भेज दिया, आप भी प्रतिलिपि है किसी की। ये सब डीएनए का कमाल है जो प्रतिलिपि बन रही है। किसी को नाक की संरचना माता पिता से मैच करती हुई पाई जाती है, किसी की चेहरे की संरचना पाई जाती है, किसी का कलर पाया जाता है। ये सारा प्रतिलिपिकरण डीएनए का ही खेल है। तो बता दो कि डीएनए सेल का मास्टर मॉलिक्यूल होता है, प्रधान अणु होता है। डीएनए सेल का मास्टर मॉलिक्यूल होता है, प्रधान अणु होता है, जिसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है। अब आप सोचोगे कि अभी रेप्लिकेशन तो डुप्लीकेशन, ये सब क्या हो गया? मतलब डुप्लीकेट कॉपी, वो भी प्रतिलिपि ही होती है। आप अपने माता पिता की डुप्लीकेट कॉपी हो, सभी लोग ओरिजिनल कॉपी हो कि डुप्लीकेट हो। तो डीएनए सेल का मास्टर मॉलिक्यूल होता है और उसमें सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है। सेल्फ यानी स्वतः प्रतिलिपि बनाने की क्षमता डीएनए अणु में मौजूद होती है। डीएनए अणु द्वारा अपने ही समान दूसरा अणु बनाने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। क्लियर हुआ? डीएनए अणु द्वारा अपने ही समान अन्य डीएनए का अणु बनाने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। और डीएनए सेल का मास्टर मॉलिक्यूल है, सेल का प्रधान अणु है। आगे देखते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगली हेडिंग है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव, इस सेमी कंजर्वेटिव को कहते हैं अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी, अर्ध माने आधा, संरक्षी माने सुरक्षित, अर्ध संरक्षित। तो बता दो, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रारूप, 11th में पढ़े होंगे। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रारूप और उसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता अत्यंत सरल थी। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रारूप और उसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता अत्यंत सरल थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डबल हेलिक्स डीएनए पहले खुलता है। अब आपको यहां पर मैं बता रहा हूं डबल हेलिक्स डीएनए, ये डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए चित्र कित रहा है, ये डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने कहा कि ये डबल हेलिक्स डीएनए पहले खुलता है। डबल हेलिक्स मतलब दोहरा कुंडलीदार, डबल हेलिक्स डीएनए ये पहले खुलता है, यानी ये दो सूत्र में लिखता है, ये पहले खुलेगा इस तरह से। ये एक सूत्र, ये डबल हेलिक्स डीएनए पहले खुलता है, खुल गया। ये एक लड़ी अलग हो गई और ये दूसरी लड़ी अलग हो गई। तो डीएनए का डबल हेलिक्स अणु खुलता है। खुलने के बाद इसको आप N14 मान लीजिए, ये भी N14 मान लीजिए, ठीक है। एक सिंबल दे रहा है कि ये इसके खुलने के बाद ये दो सूत्र अलग हो गए। फिर देखिए, इस सूत्र से नए संपूरक सूत्र का निर्माण होता है, यानी इस सूत्र से जैसा ये है
उसी प्रकार से दूसरा सूत्र का निर्माण होगा। संपूरक जानते हो? संपूरक जानते हो? उसी के समान दाल का अच्छा, दाल का संपूरक बताओ क्या होता है? दाल का संपूरक बताओ। दाल का संपूरक क्या होता है? दाल का संपूरक नमक है। बिना नमक के दाल ठीक नहीं लगेगी। ठीक है। तंबाकू का संपूरक चूना है, क्योंकि ठीक है ना, बिना चूना के तंबाकू नहीं खाई जा सकती। ऐसे संपूरक समझिए कि जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन ना बने तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर N14 से नया सूत्र का निर्माण होगा, यानी इससे भी नया बनेगा, इससे भी नया बनेगा। मान लीजिए इससे ये नया सूत्र बन रहा है, यानी इसका बन रहा है ये नया सूत्र, ये बन गया। अब ये कैसे बनेगा आगे हम इसकी टेक्नोलॉजी बताएंगे। यानी इससे ये बन गया और इससे ये नया सूत्र बन गया। इसका नया सूत्र संपूरक ये बन गया, इसका ये संपूरक बन गया। अब आगे क्या होगा? अब ये पहले खुला तो दो सूत्र N हो, मान लो इससे जो ये बना ये वाला, तो ये N15 मान लीजिए, और इससे जो ये बना ये भी N15 मान लीजिए। अब क्या होगा? अगले स्टेप में एक N14 और एक N15 दोनों मिलकर फिर इस तरह से डबल हेलिकल डीएनए बनाएंगे। अब की बार जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक लड़ी होगी N14 की और दूसरी लड़ी होगी N15 की। इसी तरह से इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके साथ N14 और इसके साथ N15। इसका मतलब ये हुआ, ये तो ओल्ड है ना, ये तो पुराना सूत्र है ना, इसी के खुलने से बना ना। और ये खुलने के बाद जो ये पुराने सूत्र से जो नए सूत्र दो बने, जब अब आगे डबल हेलिक्स बनेगा तो एक ये नया सूत्र और एक ये पुराना सूत्र मिलकर के डबल हेलिक्स बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो आगे जो डबल हेलिक्स बनेगा उसमें आधा सूत्र पुराना और आधा सूत्र नया होगा, मतलब अर्ध संरक्षी। समझिएगा, यहाँ पर वो लिखा है मैंने, डीएनए का अणु अर्ध संरक्षी है, यानी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी है। अर्ध संरक्षी का मतलब कि जब इसका नया डीएनए बनेगा इससे, तो उसमें आधा ओल्ड डीएनए होगा, यानी आधा पुराना सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, और आधे में नया आ जाएगा, तब जाकर के डबल हेलिक्स डीएनए बन पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद सेमी कंजर्वेटिव, यानी डीएनए का अणु या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण है वो अर्ध संरक्षी है। अर्ध संरक्षी मतलब जब दो नए सूत्रों का निर्माण होगा, यानी डबल हेलिक्स डीएनए का निर्माण होगा, उसमें आधा सूत्र ओल्ड डीएनए का होगा और आधा सूत्र नए डीएनए का होगा। यानी जो आधा संरक्षित है ओल्ड वाला, उसी को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। यानी आधा डीएनए है ओल्ड और आधा रहेगा न्यू, फिर बनाएगा इसी तरह का डबल हेलिक्स डीएनए। इट मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अब अगला का क्लियर हुआ, समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ, दोबारा रिपीट करें। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। लड़कियां आज सांस नहीं ले रही, इनको सांप सूंघ गया क्या? कोबरा? हाँ, तो कम से कम एक बार बोल दिया करो। अब आगे अगली हेडिंग है जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक तो डीएनए का क्या हो रहा था, सुपर क्वालिंग हो रही थी। आप जानते हो डीएनए की सुपर क्वालिंग के साथ साथ अब वो, जैसे मान लीजिए एक बार डीएनए क्रोमैटिन क्रोमोसोम का रूप लिया, तो अगली बार अब इसका जो रेप्लिकेशन होगा, ये रेप्लिकेशन की तकनीकी क्या है ये आपको मुझे बताना है। एंजाइम एक्टिव इन डीएनए रेप्लिकेशन,
अब आपको ये तो हमने सीधे सीधे बता दिया कि ऐसा रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसका रेप्लिकेशन होता कैसे है, इसमें कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, ये जानना जरूरी है। अब आगे आपको लिखना है, और लिखना आपको क्या है, मुझे को लिखना है। तुम लोग तो बैठे बैठे आराम से देख रहे हो। एंजाइम एक्टिव इन डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन में जो सक्रिय एंजाइम है वो कैसे कार्य करते हैं और कौन से एंजाइम होते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे, और रेप्लिकेशन तब होगा जब डीएनए का अणु खुलेगा, और जब खुलेगा तब इसका रेप्लिकेशन होगा। खुलेगा कैसे, कौन खोलेगा, हम खोलेंगे, आप खोलेंगे, नहीं, कोई नहीं खोलेगा। केंद्रक में उपस्थित वही एंजाइम वो डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेंगे और वही डीएनए की डबल हेलिक्स डीएनए को खोलेंगे। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए का जो सुपर कॉलिंग, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में डबल हेलिक्स डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया था, टाइम तो ओवर नहीं हुआ, एंजाइम हाँ 30 मिनट के लिए सेटिंग किया था, मुझे लग रहा टाइम ओवर होने वाला होगा, देखते हैं कब तक चलता। तो डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रथम चरण है डीएनए की अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग समझते हो, इसे आकुंडलन कहते हैं। आकुंडलन, एक होता है कुंडलन, डीएनए की कुंडली का बनना, और कुंडली का खुलना, अनवाइंडिंग यानी आकुंडलन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रथम चरण है वो डबल हेलिक्स डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। डबल हेलिक्स डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, उसका आकुंडलन होता है, और आकुंडलन में एंजाइम भाग लेते हैं, और एंजाइम का नाम है टोकोआइसोमेरेज। टोकोआइसोमेरेज एंजाइम भाग लेते हैं। टोकोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए की अनवाइंडिंग में भाग लेते हैं। टोकोआइसोमेरेज एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टोकोआइसोमेरेज फर्स्ट, और नंबर 2 टोकोआइसोमेरेज सेकंड। टोकोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोकोआइसोमेरेज सेकंड दो एंजाइम होते हैं जो डीएनए के अकुंडलन में भाग लेते हैं, डीएनए की कुंडली को खोलने में भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी टोकोआइसोमेरेज फर्स्ट। टोकोआइसोमेरेज एंजाइम, अब यहाँ पर ऐसे समझिए, ये डबल हेलिक्स डीएनए है, डबल हेलिक्स डीएनए। जो टोकोआइसोमेरेज जो फर्स्ट एंजाइम है, ये डबल स्ट्रैंड का है ना, इसकी किसी एक स्ट्रैंड से, एक लड़ी से, चाहे इससे या इससे, किसी एक लड़ी के फास्फेट समूह से जुड़ता है। मान लीजिए फास्फेट समूह यहाँ पर है, PO4 मान लो यहाँ पर, तो ये जहाँ पर फास्फेट समूह होगा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि डबल हेलिक्स डीएनए में शुगर और फास्फेट बाहर की तरफ होती है और क्षारें अंदर की ओर जोड़ा बनाती है। ये आपको वाटसन और क्रिक के प्रारूप में बताया जा चुका है। तो PO4 यानी फास्फेट और शुगर इसकी बैकबोन बनाती है, और नाइट्रोजनी क्षारें अंदर की ओर जोड़ा बनाती है। क्षारों का जोड़ा एडेनिन का थायमिन के साथ और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ होता है। शुगर और फास्फेट इसकी बैकबोन पर होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि टोकोआइसोमेरेज फर्स्ट एंजाइम किसी एक स्ट्रैंड, किसी एक लड़ी के फास्फेट समूह से जुड़ जाता है यहाँ पर, और जुड़ने के बाद इसको यहाँ से काट देता है। और जैसे मान लो दो रस्सी हो, आठी हुई हो और गांठ लगी हो, गांठ ना खुल रही हो, तो उस गांठ को खोलने के लिए, रस्सी को खोलने के लिए क्या करेंगे, उसकी गांठ को काटना पड़ेगा। तो गांठ नहीं काटेंगे तो रस्सी को कहीं से जहाँ पर
ऐठी हुई रस्सी है, वहां पर कैंची या चाकू से एक को यदि काट देंगे तो वो रस्सी खुलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से टोपोआइसोमेरेज जो फर्स्ट होता है वो डबल हेलिक्स डीएनए की किसी एक लड़ी के साथ फास्फेट अणु जहां होगा वहां पर जुड़ने के बाद कट लगा देता है, यानी उसको काट देता है, और काटने के बाद इसकी अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, इसका खुलना शुरू हो जाता है, यानी जो डबल हेलिक्स डीएनए था उसकी लड़ियां अब खुलना शुरू हो जाती है। अब दूसरा है टोपोआइसोमेरेज सेकंड। बता दो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम ये दोनों स्ट्रैंड में जुड़ता है, दोनों स्ट्रैंड में एक साथ जुड़ता है। मान लो एक इधर जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया, इस तरह से दोनों जगह जुड़ गया। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डबल हेलिक्स डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद दोनों को कट करता है, और दोनों के कट करने के बाद ये दोनों लड़ियां एक दूसरे से जैसे आठी हुई रस्सी खुलने लगती है, ऐसे ये डीएनए की डबल हेलिक्स डीएनए की दोनों स्ट्रैंड खुलना आरंभ हो जाती है। बता दूं कि इसे डीएनए गायरेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, टोपोआइसोमेरेज सेकंड को डीएनए गायरेज नाम के एंजाइम से भी जाना जाता है। इसे टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो डबल हेलिक्स डीएनए की एक लड़ी के फास्फेट से जुड़कर कट करता है, और कट करने के बाद इस कट को जोड़ता भी है। याद रखना, ऐसा नहीं कटी रह जाएगी, कट कर जाएगा, जब ये खुलने लगेगी तो जोड़ देगा, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ से कट कर दिया तो इधर रह गई, फिर आगे की खुलेगी पूरी, लेकिन पहले कट होगा, कटने के बाद जब खुलने लगेगी, जब खुल जाएगी तो वापस में जोड़ भी दीजिएगा। और जो टोपोआइसोमेरेज सेकंड है ये दोनों स्ट्रैंड में एक साथ जुड़ करके कट लगाता है, और कट लगाने के बाद ही डीएनए की दोनों स्ट्रैंड परस्पर खुलना शुरू हो जाती है। ये है टोपोआइसोमेरेज सेकंड, या इसी को कहते हैं डीएनए गायरेज, इसी को डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहा जाता है। अब हम आगे आप लोगों को अगला एंजाइम पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाएंगे चित्र के साथ, और वो होगा कल, जिसका नाम है हेलिकेज, और हेलिकेज एंजाइम हम आपको बताएंगे कल। हेलिकेज एंजाइम के बारे में अभी एक चित्र बनाना पड़ेगा।